नोट करिए, पावर कंज्यूम्ड बाय अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ अप्लायंसेस। इसमें ना नोट करें, कंसिडर अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 बल्ब्स। फर्स्ट पॉइंट है, कंसिडर अ सीरीज कॉम्बिनेशन, consider a series combination of 3 bulbs. Consider a series combination of 3 bulbs of powers P1, P2 and P1, P2 and P3. P1, P2 and P3 which have been manufactured for working which have been manufactured for working on the same voltage or working on the same voltage कैपिटल V। ठीक है, कोई भी 3 बल्ब्स हैं, कोई 3 बल्ब्स हैं, उनकी पावर जो है वो P1 है, एक पहले बल्ब की पावर P1, दूसरे बल्ब की पावर P2, तीसरे की P3। ठीक है, और वो कुछ इस तरीके से डिजाइन करे गए हैं कि उनको सेम वोल्टेज V पर ऑपरेट किया जा सकता है। अब इन तीनों बल्ब को अगर हम सीरीज में लगा दें तो कैसा बनेगा सर्किट, देखिए। कोई भी बल्ब है या कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है तो उसका रेसिस्टेंस तो होगा, तो तीनों को हमको सीरीज में कनेक्ट करना है। तो देखिएगा, ये पहला बल्ब हो गया, ये दूसरा बल्ब हो गया और ये तीसरा बल्ब हो गया। तो 3 बल्ब हो गए, तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया और एक इसको वोल्टेज प्रोवाइड कर दी हमने V। तो पहला जो बल्ब है इसकी पावर है P1 और ये V वोल्ट पर काम करता है। दूसरा जो है इसकी पावर है P2 और ये भी V वोल्ट तक काम करेगा। और तीसरा जो है उसकी पावर है P3 और ये इसको भी मैक्सिमम ये V वोल्ट तक काम करेगा। इसके बाद आप ये कहेंगे द रेसिस्टेंसेस, नेक्स्ट पॉइंट आप नोट करेंगे, द रेसिस्टेंसेस ऑफ द 3 bulbs, the resistances of the 3 bulbs will be। अब मेरे को 3 बल्ब्स हैं, उनके जो रेसिस्टेंसेस मेरे को कैलकुलेट करने हैं, वो रेसिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा पावर के हिसाब से। कैसे? हम ये देखेंगे कि हमारे पास क्या चीज है, हमारे पास वोल्टेज है, वोल्टेज के साथ साथ हमारे पास जो है पावर है। तो मैं वो वाला रिलेशन यूज करूंगा पावर का जिसमें वोल्टेज हो और जिसमें रेसिस्टेंस हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा, जो P1 है, बल्कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप वोल्टेज सोर्स V ना लगाओ, यहाँ पर ना आप बस इस तरीके से 2 टर्मिनल बनाकर छोड़ दीजिए। कितनी वोल्टेज है वो छोड़ो, अब मैंने क्यों हटाया बताऊंगा आपको। मतलब ये जो बैटरी लगाई है वो बैटरी हटा दो यहाँ से। द रेसिस्टेंसेस ऑफ द 3 बल्ब्स विल बी, हम जानते हैं कि P इज इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर। P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। तो यहाँ से मैं R की वैल्यू निकालूंगा तो R इधर आ जाएगा और P नीचे आ जाएगा, तो R इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन P हो जाएगा। ठीक है, तो पहले वाले का रेसिस्टेंस को मैंने R1 बोल दिया, तो R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन P1।
ऐसे ही दूसरे वाले का रेसिस्टेंस, इसका रेसिस्टेंस R1, इसका रेसिस्टेंस R2, इसका रेसिस्टेंस R3। तो ये जो रेसिस्टेंस है R2 ये क्या हो जाएगा, V स्क्वायर। सर हाँ जी बोलो। सर तीनों में सेम वोल्टेज कैसे? इसीलिए तो वोल्टेज सोर्स हटाया है, इसीलिए तो बैटरी हटाई है। बताता हूँ अभी, बताता हूँ, यही एक्सप्लेन करना था मुझे, इसीलिए मैंने बैटरी हटाई है यहाँ से। और ये जो R3 है, ये R3 हो गया V स्क्वायर अपॉन P3। देखिए वो चीज़ थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाती है कि अगर हम यहाँ पर वोल्टेज सोर्स V लगाएंगे और फिर यहाँ पर भी V और यहाँ पर भी V और यहाँ पर भी V लिखेंगे, ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सीरीज है, सीरीज में करंट तो सेम रहता है लेकिन वोल्टेज हमारी डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो अगर मैं वोल्टेज सोर्स V लेता हूँ तो मैं यहाँ पर भी V, यहाँ पर भी V और यहाँ पर भी V नहीं ले सकता। तो देखिए इसमें ये दिया है कि जो पहला वाला बल्ब है, वो पहला वाला बल्ब भी, उसको भी वोल्टेज V चाहिए, वो V वोल्टेज पर काम करेगा। दूसरा वाला बल्ब जो है वो भी V वोल्टेज पर काम करेगा, और तीसरा वाला बल्ब है वो भी V वोल्टेज पर काम करेगा। विच हैव बीन मैन्युफैक्चर्ड फॉर वर्किंग ऑन द सेम वोल्टेज V। वो जो तीनों हैं वो तीनों सेम वोल्टेज V पर ही काम करेंगे। तो इसको भी V दिया, इसको भी V दिया और इसको भी V दिया। साथ में उन्होंने ये बोला कि वो तीनों बल्ब जो हैं वो आपके सीरीज में कनेक्टेड होने चाहिए, ठीक है। समझ गए हर्ष? हर्ष क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा कि R1 की वैल्यू यहाँ से हो गई V स्क्वायर अपॉन P1, V स्क्वायर अपॉन P2 और V स्क्वायर अपॉन P3। आप कहोगे ये रेसिस्टेंसेस क्यों निकाले हैं? क्योंकि मैं जानता हूँ सीरीज में रेसिस्टेंसेस क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो हम ये कहेंगे सिंस इट इज अ सीरीज कनेक्शन, सिंस इट इज अ series connection, therefore R is equal to R1 plus R2 plus R3। R is equal to R1 plus R2 plus R3, ठीक है। अब हम ये कहेंगे कि R क्या हो गया, R पूरे सर्किट का रेसिस्टेंस, ये क्या हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन P। R1 क्या है, V स्क्वायर अपॉन P1। R2 क्या है, V स्क्वायर अपॉन P2। और R3 V स्क्वायर अपॉन P3। V स्क्वायर अपॉन P इज इक्वल टू V स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2 प्लस 1 अपॉन P3। V स्क्वायर से V स्क्वायर कट गया, रिजल्ट क्या आ गया, 1 अपॉन P इज इक्वल टू 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2 प्लस 1 अपॉन P3। मतलब अगर ये कहा जाए ना हमसे कि तीनों कोई तीन है या चार हैं या पांच डिवाइसेस हैं, अगर उनकी पावर रेटिंग दे रखी है और उसके हिसाब से ये कहा जाए कि वो सीरीज में कनेक्टेड है, तो उनका इक्विवेलेंट पावर जो है वो 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3 आ जाती है। क्लियर है? बताइए बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चे भी बताइए, क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ता हूँ फिर मैं। यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, पावर कंज्यूम्ड बाय अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ अप्लायंसेस। पावर consumed by a parallel combination, power consumed by a parallel combination of appliances। पावर कंज्यूम्ड बाय अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ अप्लायंसेस, इसमें लिखें कंसीडर अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री बल्ब्स।
consider a parallel combination of three bulbs of powers P1, P2 and P3, P1, P2 and P3, which have been manufactured for working on the same voltage. Which have been manufactured for working on the same voltage कैपिटल V। डायग्राम बना लेंगे बिल्कुल इसी के जैसा, बस जो हमारे तीनों बल्ब्स हैं उनको आप पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर कोई भी हमने ये दो टर्मिनल्स ओपन छोड़ दिए कि हम वोल्टेज इसी तरह से प्रोवाइड कराएंगे, ये जो तीनों के तीनों रेसिस्टेंसेस हैं, तीनों के तीनों जो बल्ब्स हैं, उनको बराबर पावर V मिलती रहे। तो ये जो हमारा पहला है P1, इसका कितनी वोल्टेज पर काम करेगा? V पर। P2 ये भी V पर काम करेगा और P3 ये भी V वोल्टेज पर काम करेगा। अब वही चीज जैसे यहाँ पर रेसिस्टेंस निकाले थे, इसका रेसिस्टेंस हो गया R1, इसका R2, इसका R3। The resistances of the three bulbs, will be, वही चीज जैसे यहाँ पर निकाला था कि R1 क्या हो गया? V² अपॉन P1, R1 हो गया V² अपॉन P1, R2 हो गया V² अपॉन P2 और R3 V² अपॉन P3। R3 की वैल्यू हो गई V² अपॉन P3। तो R1, R2 और R3 की ये वैल्यूज आ गई। उसके बाद देखिएगा, फिर हम ये कहते हैं कि ये जो बल्ब्स हैं ये पैरेलल में कनेक्टेड हैं। As the bulbs are connected, as the bulbs are connected in parallel, as the bulbs are connected in parallel, therefore parallel में जो हमारा रेसिस्टेंसेस होते हैं इनका कॉम्बिनेशन किस तरीके से होता है? 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब जो R है वो क्या होता है? V² अपॉन P। R मतलब पूरे का रेसिस्टेंस, वो हो गया V² अपॉन P। ठीक, तो 1 अपॉन R यानी कि उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? उसका उल्टा, यानी कि P अपॉन V²। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा, ये हो गया P अपॉन V²। इसी तरीके से 1 अपॉन R1 यानी कि इस R1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? P1 अपॉन V²। P1 अपॉन V²। फिर इस R2 का रेसिप्रोकल P2 अपॉन V²। फिर इस R3 का रेसिप्रोकल P3
अपॉन वी स्क्वायर। अब देखिएगा जैसे ये P अपॉन वी स्क्वायर है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, P मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन वी स्क्वायर, और यहाँ से 1 अपॉन वी स्क्वायर ले लो कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3। 1 अपॉन वी स्क्वायर से 1 अपॉन वी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास P की वैल्यू आ गई, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। तो अगर कोई भी तीन डिवाइसेस जिनकी पावर रेटिंग दे रखी है, ठीक है, अगर मान लीजिए वो सीरीज, अगर वो पैरेलल में कनेक्टेड है, तो जैसे रेसिस्टेंस उसको सीधा सीधा ऐड कर देते थे, ऐसे इसकी इफेक्टिव पावर को सीधा सीधा ऐड कर देते, ठीक है ना, अलग अलग जो पावर्स हैं उनको सीधा सीधा ऐड कर देंगे तो पूरी इफेक्टिव पावर आ जाएगी पूरे कॉम्बिनेशन की, ठीक है। तो पैरेलल में तीनों के तीनों एज इट इज ऐड हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे, एफिशिएंसी ऑफ अ सोर्स ऑफ ईएमएफ। एफिशिएंसी of a source of EMF। एफिशिएंसी ऑफ अ सोर्स ऑफ ईएमएफ, सोर्स ऑफ ईएमएफ का मतलब क्या है कि ये सोर्स ऑफ ईएमएफ का मतलब ये हो गया कि ये किस चीज की बात हो रही है, ये एक बैटरी की बात हो रही है कि बैटरी की एफिशिएंसी कितनी है। कहते हैं ना बहुत बढ़िया बैटरी है, यानी कि बहुत एफिशिएंट बैटरी है, ठीक। बहुत बेकार बैटरी है तो इसकी एफिशिएंसी बेकार है। तो एफिशिएंसी निकालने का एक तरीका होता है। एफिशिएंसी की एक चीज हमें ये भी याद रखनी है कि एफिशिएंसी की कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है। आउटपुट अपॉन इनपुट को ही एफिशिएंसी बोलते हैं, समझ गए, आउटपुट अपॉन इनपुट को एफिशिएंसी बोलते हैं। तो सोचिएगा कि जैसे मान लीजिए कैलोरीज में और जूल में कुछ रिलेशन तो होता है ना, जानते हैं। तो कैलोरी भी एनर्जी की यूनिट होती है और जूल भी एनर्जी की यूनिट होती है। तो आप ये सोचिएगा कि हमने खूब सारा खाना खा लिया, ठीक, तो इसका मतलब हमने क्या करा, हमने बहुत सारी कैलोरीज, वो कैलोरीज का इंटेक करा, यानी कि बहुत सारा जूल्स का इंटेक करा। जूल बोलो या कैलोरी बोलो, दोनों के दोनों एनर्जी की ही यूनिट है। अब फिर हमने बहुत सारा काम किया, फॉर एग्जाम्पल हमने थोड़ी बहुत पढ़ाई करी, थोड़ा बहुत हम चले, ये सब कुछ, तो हमारा जितना भी वर्क डन था वो वर्क डन कैलकुलेट हुआ। तो जो मेरा वर्क डन था वो क्या है, वो मेरा आउटपुट है, और जो मैंने खाना खाया है वो क्या है, वो इनपुट है। तो आउटपुट अपॉन इनपुट से ये पता चलता है कि हम कितने एफिशिएंट हैं, ठीक। अगर मान लीजिए हमने काम कुछ करा ही नहीं, खाना खा लिया, खाना खाने के बाद भी हम ऐसे ही आलसी होकर घूम रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आपको कोई भी ये कह सकता है भाई आपकी एफिशिएंसी क्या है, कुछ भी नहीं, आप तो एफिशिएंट हो ही नहीं, आप तो कुछ काम करने के लायक ही नहीं हो, बेकार हो आप। तो इसका मतलब क्या है कि वो किस तरीके से निकाली जाती है एफिशिएंसी, आउटपुट अपॉन इनपुट। अब आउटपुट अपॉन इनपुट जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा एफिशिएंसी होगी। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने जो इनटेक था हमारा, जो हमने मतलब जो हमने एनर्जी ली वो कितनी थी, मान लीजिए 2 जूल, और जो हम आउटपुट दे रहे हैं वो हम दे रहे हैं 3 जूल। तो ये तो बहुत बढ़िया एफिशिएंसी होगी। बहुत बढ़िया एफिशिएंसी मतलब कितनी, ये वैल्यू क्या आ गई, 1.5। 1.5 का मतलब क्या, 1 से ज्यादा। तो 1 से ज्यादा अगर वैल्यू आती है तो हम बोलते हैं कि बहुत ज्यादा अच्छी एफिशिएंसी है। एग्जैक्टली 1 आ जाती है तो भी हम बोलते हैं बहुत अच्छी एफिशिएंसी है, कि जितना आपको इनपुट दिया गया उतना ही आपने आउटपुट भी प्रोवाइड कर दिया। और ये तो बहुत जबरदस्त एफिशिएंसी है, ये इनपुट से भी ज्यादा आप आउटपुट डिलीवर कर रहे हैं, ठीक। इनपुट से थोड़ा बहुत कम भी अगर आउटपुट होता है, फॉर एग्जांपल सोचिए कि जैसे यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो 2 जूल तो हमारा इनपुट था, तो आउटपुट अपॉन इनपुट करके ही हमेशा एफिशिएंसी निकाली जाती है। तो मान लीजिए 1 जूल ये हमारा आउटपुट हुआ, अपॉन 2 जूल ये इनपुट हुआ, तो 1/2 हम ये कहेंगे 0.5। यूनिट कुछ नहीं होगी क्योंकि ऊपर भी जूल है नीचे भी जूल है, जूल से जूल कैंसिल आउट हो गया, यूनिट कुछ नहीं होगी। तो कुल मिलाकर हम ये कहते हैं कि अगर 1 से कम भी है यानी कि 0.5 भी है तो भी हम कहेंगे कि हाँ ठीक है, एफिशिएंसी ठीक है, बहुत अच्छी नहीं है एफिशिएंसी, ठीक है, लेकिन फिर भी ठीक है। हाँ 1 अगर आ जाती है तो हम बोलते हैं बहुत अच्छी एफिशिएंसी है, 1 से भी ज्यादा आ जाती है तो हम ये कहते हैं कि भाई मजा ही आ गया, ठीक। हालांकि ऐसा कभी होता नहीं है, ठीक है। हाँ, चलिए, तो इसी तरीके से जब हम किसी सोर्स ऑफ ईएमएफ की यानी कि किसी बैटरी की एफिशिएंसी निकालते हैं, तो वो एफिशिएंसी होती है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, ठीक है। एफिशिएंसी हमने अब तक क्यों नहीं पढ़ा था, क्योंकि अभी तक हमने पावर नहीं पढ़ा था। अब पावर हम जानते हैं तो हम एफिशिएंसी उस तरह से निकालेंगे। तो आप नोट करें एफिशिएंसी में, तो ये हमेशा याद रखिएगा
सिर्फ फिजिक्स में ही नहीं, ये हर जगह एफिशिएंसी आप कहीं पर भी आपसे पूछा जाए, और सिर्फ करंट इलेक्ट्रिसिटी में नहीं, कहीं पर भी पूछा जाए, अगर मैकेनिक्स में भी पूछा जाए तो एफिशिएंसी होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक, चलिए जी, इसमें नोट करेंगे द एफिशिएंसी ऑफ अ सोर्स ऑफ ईएमएफ the efficiency of a source of EMF, the efficiency of a source of EMF is defined as the ratio of the output power to the input power, of the output power to the input power, output power to the input power। इसको क्या बोलेंगे? इसका एक सिंबल होता है, इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई एन बना के उसको थोड़ा सा नीचे खींच देते हैं, ईटा बोलते हैं इसको, ईटा, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, ग्रीक अल्फाबेट है ईटा, इट इज डिनोटेड बाई ईटा। तो ईटा इज इक्वल टू आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। आउटपुट पावर क्या है? वी आई, और इनपुट पावर क्या है? ई आई। वी आई और ई आई। वी क्या होता है? वी हमारा जो आउट, मतलब पूरा जो सर्किट है उसका जो आउटपुट वाला जो पोर्शन है, आउटपुट वाला पोर्शन यही है। इनपुट का मतलब क्या है कि हम बैटरी के अंदर की बात कर रहे हैं, और आउटपुट का मतलब क्या है कि जो हम वोल्टेज जो हम डिलीवर कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, बैटरी का इनपुट कुछ और है, अंदर कुछ और वोल्टेज है, लेकिन वो बाहर शायद उतनी डिलीवर नहीं कर पाती, थोड़ी कम डिलीवर कर पाती है। ठीक है, तो आउटपुट क्या हो गया? वी इंटू आई। आउटपुट पावर, पावर क्या होता है? वी इंटू आई। और इनपुट जो है मतलब बैटरी के अंदर जो वोल्टेज है वो कितनी होती है? वो ईएमएफ होती है, तो ई इंटू आई हो गया। अब यहाँ पर आई से आई कैंसिल आउट कर दिया। ठीक, और फिर वी को मैं क्या बोल सकता हूँ? वी को मैं बोल सकता हूँ आई आर। वी को हम आई आर बोल देते हैं बाई ओम्स लॉ। और ई को क्या बोलते हैं? आई आर प्लस स्मॉल आर। ये ईएमएफ है, ईएमएफ में सब कुछ शामिल है, तो आई से आई कैंसिल आउट हो गया। बेसिकली ये कैपिटल आर अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर हो गई हमारी एफिशिएंसी। इधर करूंगा, और ये एफिशिएंसी बड़ी प्रैक्टिकल सी चीज है कि थोड़ा बहुत लॉसेस हर जगह होता है। ठीक है, अब मैंने एक ह्यूमन बीइंग का, और ह्यूमन बीइंग क्या काम करता है हमने उसका एग्जांपल दिया। तो हम ये कहते हैं कि जितना भी हमने एनर्जी ली वो किसके थ्रू ली? वो फूड के थ्रू ली ना। तो क्या सारा का सारा फूड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है? नहीं, कुछ अनडाइजेस्टेड फूड भी होता है जो स्टूल के थ्रू और यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो इसका मतलब सारी की सारी एनर्जी थोड़ी आउटपुट में कन्वर्ट हो गई। और यहाँ से भी साफ साफ समझ में आता है कि ईटा की वैल्यू क्या है? कैपिटल आर अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो इससे क्या आपको दिखाई दे रहा है कि ऊपर तो सिर्फ कैपिटल आर, न्यूमरेटर में सिर्फ कैपिटल आर, डिनोमिनेटर में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, यानी कि डिनोमिनेटर बड़ा है। जब न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो इसका मतलब वैल्यू वन से छोटी आती है। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग हमेशा वैल्यू वन से छोटी ही आएगी। ठीक है, आइडियल इंजन के केस में इनपुट आउटपुट के बराबर होता है। हम गाड़ी भी चलाते हैं तो गाड़ी में भी जो अनबर्न्ड फ्यूल होता है ना, वो धुएं के रूप में बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो पूरा का पूरा फ्यूल जो मेरे को एनर्जी नहीं देता, कुछ अनबर्न्ड फ्यूल भी होता है। ठीक, चलिए जी अब आगे चलते हैं। ये तो ईटा हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, हेडिंग डालेंगे मैक्सिमम पावर थ्योरम। मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर थ्योरम।
मैक्सिमम पावर थ्योरम देखिएगा, बस 1 मिनट वेट करो, मैं पानी पीकर आ रहा हूँ, फिर कराता हूँ इसको। चलिए, मैक्सिमम पावर थ्योरम में नोट करें, इट स्टेट्स दैट द आउटपुट पावर ऑफ अ सोर्स it states that it states that the output power of a source of EMF is maximum. Output power of a source of EMF is maximum when the external resistance in the circuit when the external resistance in the circuit is equal to the internal resistance of the source is equal to the internal resistance of the source is equal to the internal resistance of the source। ठीक है, तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर थ्योरम ये कहती है कि किसी भी सोर्स ऑफ ईएमएफ का, सोर्स ऑफ ईएमएफ क्या है, किसी भी बैटरी का जो ईएमएफ है, हम ये कहते हैं कि जो भी कोई भी सोर्स ऑफ ईएमएफ यानी कि कोई भी बैटरी है, उसकी जो पावर है वो मैक्सिमम कब होगी, जब उसका एक्सटर्नल रेसिस्टेंस उसके इंटरनल रेसिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। एक्सटर्नल रेसिस्टेंस क्या होता है, कैपिटल आर, इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होता है, स्मॉल आर। जब वो इक्वल हो जाएगा तो हम ये कहेंगे कि उस टाइम पर जो पावर डिलीवर करेगी ना बैटरी, वो मैक्सिमम पावर डिलीवर करेगी। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम पावर थ्योरम में मेरे को एक तो पावर कैलकुलेट करनी है कि मैक्सिमम पावर कितनी आएगी, और एक ये चीज करनी है कि जो मैक्सिमम पावर जब आएगी, वो जो मैक्सिमम आउटपुट पावर होगी मेरे पास, उस टाइम मेरा जो ये कैपिटल आर और स्मॉल आर है, ये दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक, तो अब क्या करेंगे, अब इसका डेरिवेशन देखेंगे। नोट करें, लेट ईएमएफ ऑफ द बैटरी लेट ईएमएफ ऑफ द बैटरी let EMF of the battery is equal to EMF of the battery is equal to E internal resistance small r and resistance of the device is equal to capital R is equal to capital R। तो बना लीजिए एक छोटा सा डायग्राम। ये जो बैटरी है, बैटरी का ईएमएफ है ई, और आर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो है वी, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस वो है वी। ठीक, उसको आसान रखने के लिए, सर्किट को आसान रखने के लिए हमने कोई और रेसिस्टेंस, कोई और अप्लायंस इसमें लगाया ही नहीं कि भाई एक ही रेसिस्टेंस लगा हुआ है, मतलब कोई एक ही बल्ब या कोई एक ही फैन लगा हुआ है, और ये जो करंट डिलीवर कर रहा है, ये करंट डिलीवर कर रहा है ई आई, आई करंट डिलीवर कर रहा है, पॉजिटिव से निकलेगा नेगेटिव में आएगा। अच्छा,
अब नोट करें नेक्स्ट, करंट थ्रू द डिवाइस, डिवाइस क्या है, यही रेसिस्टेंस, कोई डिवाइस, कोई भी डिवाइस हो सकती है, करंट थ्रू द डिवाइस करंट थ्रू द डिवाइस आई, ये क्या हो जाएगा, टोटल ईएमएफ एक मिनट वेट करिए, अभी आ रहा हूँ। टोटल ईएमएफ टोटल, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेसिस्टेंस, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेसिस्टेंस। अभी टोटल ईएमएफ क्या है, ई, और टोटल रेसिस्टेंस क्या है, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। ठीक, ये तो करंट हो गया। उसके बाद हम ये कहेंगे कि पावर ऑफ द डिवाइस, एक ही डिवाइस कनेक्ट कर रखी है आर, इसमें करंट कितना जा रहा है, आई, आई मैंने निकाल लिया। तो आई और आर वाला, मतलब जब मेरे पास आई हो और आर हो तो पावर क्या होती है, आई स्क्वायर आर। ठीक है, तो पावर ऑफ द डिवाइस P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो P इज इक्वल टू आई क्या है, E अपॉन कैपिटल आर प्लस आर का स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, तो यहाँ आप नोट करें कि P इज इक्वल टू हो गया E स्क्वायर इंटू आर अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये हो गया। अब इसमें एक काम करना होगा, यहाँ पर सॉरी कैपिटल आर प्लस इसका होल स्क्वायर, इसमें एक काम करना होगा कि मैं ना इसको जानबूझकर, मैं इसको जानबूझकर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर लिखा था, मैं इसको कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो कैसे करेंगे, यहाँ थोड़ा वो मैथमेटिकल रूल लगा लेंगे, देखिए कैसे करेंगे। इसको पहले एक्सपैंड कर दो, ई स्क्वायर आर अपॉन, इसको एक्सपैंड कर दो, क्या हो गया, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। अगर मुझे कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर चाहिए, ठीक, अब वो क्यों चाहिए वो बताएंगे अभी। अगर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर चाहिए तो अ, यहाँ पर माइनस का 2 आर आर आ जाता तो बात बन जाती, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी हो जाता, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बोल देता मैं उसे। तो मैं क्या करूंगा, जबरदस्ती यहाँ पर ना लिख दूंगा माइनस का 2 आर स्मॉल आर,
और जब माइनस जबरदस्ती लिखा है तो फिर प्लस भी करेंगे, ताकि ओवरऑल रिलेशन में कोई फर्क ना पड़े। तो जितना सब्ट्रैक्ट करते हैं उतना ऐड भी करते हैं। अब इस माइनस को लिख लूंगा इसके साथ और इस प्लस 2RR को अलग ले जाऊंगा। कैसे? देखिए, P इज इक्वल टू ई स्क्वायर आर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। माइनस 2RR को यहाँ लिख दिया, -2 कैपिटल आर स्मॉल आर प्लस का 2RR प्लस का 2RR क्या हो गया, प्लस का 4RR प्लस का 4RR, ये हो गया। ठीक है, अब ये करके देखिएगा। ये जो शुरुआत की 3 टर्म्स हैं, ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 2ab। तो ये क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो p इज इक्वल टू ई स्क्वायर आर अपॉन आर माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस 4RR, ये हो गया। ये करने के बाद में आप इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए, इसमें हम कोई भी चीज ये कहते हैं कि अगर कहीं पर भी कोई रैशनल एक्सप्रेशन मेरे को दे रखा है, रैशनल एक्सप्रेशन मतलब जहां पर भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर करके कोई टर्म है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा ना, पूरा ओवरऑल एक्सप्रेशन उतना ही बड़ा होगा। अब डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू मिल रही है मेरे को, होल स्क्वायर वाली वैल्यू बड़ी है। न्यूमरेटर में ई स्क्वायर आर है, ई स्क्वायर है, तो ई स्क्वायर आर है, ये तो बड़ी वैल्यू कितनी भी हो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे तो हमारी जो पावर है वो मैक्सिमम 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 ही आती चली जाएगी, बड़ी बड़ी वाली वाली वैल्यू आती चली जाएगी। अब हम ये कहते हैं कि इसके लिए ये वाली जो टर्म है, न्यूमरेट डिनोमिनेटर का छोटा होना बहुत जरूरी है। तो ये जो होल स्क्वायर वाला टर्म है, होल स्क्वायर वाली जो टर्म है उसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है, नेगेटिव तो नहीं हो सकती। ठीक है, तो होल स्क्वायर वाली टर्म जो है उसकी सबसे छोटी वैल्यू 0 ही तो हो सकती है। तो हम ये कहेंगे फॉर पावर टू बी मैक्सिमम, फॉर पावर टू बी मैक्सिमम द टर्म r माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर इन द डिनोमिनेटर मस्ट बी स्मॉलेस्ट। मतलब डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा तो पावर सबसे ज्यादा आ जाएगी, मैक्सिमम आ जाएगी। दैट इज r माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। it implies that capital R minus small r is equal to 0। it implies that capital R is equal to small r, यानी कि जब हमारा एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इंटरनल रेसिस्टेंस के इक्वल होगा तो हमारी पावर मैक्सिमम आएगी। अब इसमें नोट करें, दस द पावर आउटपुट ऑफ द डिवाइस इज मैक्सिमम, thus the power output of the device is maximum when there is a perfect matching between the external resistance, when there is a perfect matching, when there is a perfect matching between the internal and external external resistance, ठीक है, that is कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r। ठीक, ये होना चाहिए। अब मैक्सिमम पावर थ्योरम है तो भाई ये भी तो बता दो फिर वो मैक्सिमम पावर होगी क्या, वो भी बता दीजिए। तो हम ये कहेंगे कैपिटल R की जगह आप स्मॉल r डाल दीजिए, तो ये पावर यहाँ से निकल जाएगी। देयरफॉर P
और नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखना मैक्स, मतलब मैक्सिमम पावर इज इक्वल टू ई स्क्वायर, कैपिटल आर की वैल्यू क्या है, स्मॉल आर, तो स्मॉल आर लिख दो, अपॉन आर माइनस आर का होल स्क्वायर, ये तो जीरो हो ही गया था, ये तो जीरो हो गया, प्लस 4 कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर, 4 स्मॉल आर, तो ई स्क्वायर स्मॉल आर अपॉन 4 आर स्क्वायर, एक आर से एक आर कट गया, तो पी मैक्स कितना हो जाएगा, ई स्क्वायर अपॉन 4 आर। ई स्क्वायर अपॉन 4 आर, ई स्क्वायर अपॉन 4 आर, ठीक है, ये हमारी मैक्सिमम पावर हो गई। फिर उसके बाद हम ये कहेंगे, एक चीज और इसमें लिखेंगे कि पावर डिसिपेशन इनसाइड द बैटरी। डिसिपेशन का मतलब खर्च कितना हो रहा है, पावर डिसिपेशन पावर डिसिपेशन इनसाइड द बैटरी। तो अब बैटरी के अंदर की बात हो रही है, ये बैटरी के अंदर की बात हो रही है, तो हम ये कहेंगे कि पावर कितनी हो जाएगी, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर स्मॉल आर, आई स्क्वायर स्मॉल आर, ठीक है। अब ये जो आई है, ये क्या है हमारे पास, ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, गुड इवनिंग, ई अपॉन कैपिटल आर, गुड इवनिंग, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, नमस्ते, इनटू स्मॉल आर। अब यहाँ पर मेरे को क्या देखना है कि जैसे मान लीजिए हमने इतना लिखा ना, तो इसको कैपिटल आर नहीं लिखेंगे, सिर्फ स्मॉल आर लिखेंगे, ठीक। जो आई हमारा ये था, क्योंकि यहाँ पर पहले ही ये लिख दिया है इनसाइड द बैटरी, इनसाइड द बैटरी का मतलब क्या है कि अब इसका कैपिटल आर का कोई लेना देना नहीं है इसमें, ठीक है, सिर्फ स्मॉल आर लिखेंगे, बैटरी के अंदर वाली जो रेसिस्टेंस है वो। इसको एक्सपैंड कर दो, तो क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, एक आर से ये आर कट गया, तो पावर डिसिपेटेड इनसाइड द बैटरी इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर। बस इतना कर लीजिए, बाकी फिर आगे कराते हैं नेक्स्ट क्लास में। Thank you, sir.